अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में इसी टॉपिक पे जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे बात की थी। एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी सोलेबिलिटी। उससे पहले हमने 2-3 चीज़ें और किए थे। ओरिजिन के बारे में हमने बात की थी, हमने बात की थी कंपोजिशन के बारे में, और हमने बात की थी। अच्छा, ये पार्ट 1 में इसी टॉपिक के पहले हिस्से में हमने इन चीज़ों पे बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन का क्या है, कहाँ से मिलता है। प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, लैब में भी तैयार होते हैं। कंपोजिशन पे हमने बात की थी कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और एलोजेंस की फैमिली भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। ठीक, और फिर हमने बात की थी कोवेलेंट लिंकेज के ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है वो एटम्स के दरमियान कौन सी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बातें हमने की थी। ये वो खसूसियात है जो कि आपकी किताब में नहीं है। आपकी किताब में जो सबसे पहला था वो सोलेबिलिटी, अलपजीरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस चीज़ में हल होते हैं, किस में नहीं होते हैं। तो हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर है। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स या नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल होंगे। जिस तरह बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, जिस तरह साइक्लोहेक्सेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसी तरह कुछ अल्कोहल्स है और हमारे साथ ईथर वगैरह, एसीटोन वगैरह। नंबर ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर अवेलेबल जिसमें नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हल होती है। तो सोलेबिलिटी के बारे में हमने एक जनरल प्रिंसिपल पढ़ा था कि लाइक डिसोल्व लाइक। सोलेबिलिटी के बारे में हमने एक जनरल प्रिंसिपल पढ़ा था, लाइक डिसोल्व लाइक, यानी एक तरह की चीज़ें एक तरह की चीज़ों में हल होते हैं। यानी पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर में हल होते हैं। तो सोलेबिलिटी पे हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में तफसील से। दूसरा जो है अहम खसूसियत है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं और मिलियन ऑफ द कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, जब ये मिलियंस है तो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे एक एलिमेंट बनाता है? कार्बन में एक ख़ास किस्म की खसूसियत है जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं मौजूद है। वो क्या है कि कार्बन के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। तो इसको कहते हैं सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग, यानी खुद का आपस में जोड़ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। उर्दू में क्या कह सकते हैं? किसी एलिमेंट के एटम्स का आपस में खुद एक दूसरे के साथ लग जाना, ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं कैटिनेशन। मिसाल के तौर पे ये कोई ऑर्गेनिक, ये देखो, ठीक। अब ये क्या है? कार्बन जो है लॉन्ग चेन्स बनाता है, ठीक, आपस में मिलता है और नए नए कंपाउंड्स बनाता है। कभी इस तरतीब से मिलता है, कभी इस कार्बन के साथ मिलता है, कभी इस कार्बन का भी ऊपर से चेन, कभी साइकिल में चेन, कभी कैसे बनते हैं। तो इस खसूसियत को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। ठीक, यानी कार्बन जो है, कार्बन में क्या खसूसियत है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसमें है जो कि बाकी एलिमेंट्स में नहीं है। ठीक, लिहाजा कार्बन जो है वो इसी वजह से बेशुमार कंपाउंड्स बनाता है। तो दूसरा जो खसूसियत है जनरल फीचर्स में कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
चूंकि कार्बन मेजर एलिमेंट है और उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, यानी आपस में कार्बन के एटमों का एक दूसरे के साथ लगना, जिसकी वजह से वो लॉन्ग चेन्स बनाता है, और लॉन्ग चेन्स बनने के साथ साथ फिर क्या हो जाती है, तो मिलियन ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वजूद में आते हैं वो इस वजह से ब्रांचों में भी बनते हैं, स्ट्रेट चेन भी बनते हैं, साइकिल की सूरत में भी कार्बन एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाता है। सो दिस इज ऑल ड्यू टू कैटिनेशन। ठीक, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी आपके बुक में है नॉन पोलर नेचर। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। नॉन पोलर कैरेक्टर, अब जिस तरह ये कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ये भी नॉन पोलर है। ठीक है, ये भी नॉन पोलर है। इधर क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन का भी इतना खास डिफरेंस नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इस बॉन्ड को भी नॉन पोलर समझते हैं। सपोज ये हमारे साथ कोई भी कंपाउंड है, ये हमारे साथ है, इस कंपाउंड का वैसे नाम है एन ब्यूटेन। क्या है, एन ब्यूटेन। तो ये जो एन ब्यूटेन है हमारे साथ, ये क्या है, नॉन पोलर कैरेक्टर इसमें मौजूद है। क्या मौजूद है, नॉन पोलर कैरेक्टर है, इसमें पोलरिटी नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक, तो ये भी आपके कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अगर कोई हेटेरो एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एलोजन की फैमिली या फ्लोरीन शामिल हो जाती है तो फिर वो कंपाउंड्स पोलर बन जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी हमारे साथ क्या है, वो नॉन पोलर है। ठीक, तो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। बहरहाल आपके बुक में टाइटल नंबर 3 पर नॉन पोलर कैरेक्टर को डिस्कस किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्या, वो नॉन पोलर इन नेचर। हाउएवर कुछ कंपाउंड्स जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कार्बन के चेन के साथ लग जाए तो फिर वो नॉन पोलर के बजाय क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर। ये हो गए 3 खसूसियात अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद सिमिलरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिमिलरिटी इन बिहेवियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको होता है वो बेशुमार है, मिलियंस है। तो ये एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना मुश्किल है, उसकी खसूसियात चेक करना मुश्किल है। लेकिन इसमें सहूलत हमारे लिए यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैमिलीज की सूरत में एक मखसूस फैमिली होती है, उनके बड़ी हद तक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो एक जैसी होती है। अब वो कैसे, मैं बात करता हूँ, या अगर उनकी खसूसियात में कोई तब्दीली भी आता हो तो वो एक सिस्टमेटिक मैनर में आता है। तो सिमिलरिटी इन बिहेवियर का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो एक मखसूस फैमिली जो है वो फिर क्या करते हैं, मखसूस खसूसियात दिखाते हैं। ठीक, मखसूस खसूसियात दिखाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उसी तरह अगर उनमें चेंज भी आता है तो वो चेंज जो खसूसियात में आता है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। ठीक, अब कैसे, हम बात इस पे कोई एक प्रॉपर्टी पर करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है
वो सिमिलरिटी इन बिहेवियर का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि ये मिलियंस की तादाद में है और इनमें अच्छी बात यह है कि ये फैमिलीज की सूरत में होती हैं और हर फैमिली के मेंबर जो है अगले मेंबर से एक सिस्टमेटिक मैनर में वो डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये मीथेन के बारे में हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आपको पता है, इट इज लाइक दिस, ऐसा। ठीक, ये कंपाउंड हुआ, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक। अब क्या है, इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है -162 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। आम हालत पे रूम टेम्परेचर पर ये आपको गैस की सूरत में ही मिलेगा, क्योंकि -162 तो पहले से ये क्या है, इतना इसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरा मेंबर है ईथेन, C2H6। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? पहले कार्बनों को लिखो, फिर कार्बन की वैलेंसी आपको बताइए कितनी है? 4 है। ये क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? ईथेन का। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -89 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इससे क्या हुआ? कम हुआ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ या ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ ना, -162 से -89 पे आ गया। अब इस कंपाउंड और इसमें क्या फर्क है? एक फर्क है, यहां पर एक सी कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 4H है, इधर 2। तो ये क्या हुआ? CH2 का फर्क हुआ। कितना? 1 CH2 का फर्क हुआ, ठीक। इस तरीके से ये बढ़ गया। ईथेन के बाद नेक्स्ट है प्रोपेन, C3H8। अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इस तरह बनाएंगे, आसान है, सब में सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन तो लिख लिए, ये आपके किताब में मौजूद है, मैं वहां से लिख रहा हूं। ये कहां पे? आपकी किताब में टेबल में मौजूद है, ठीक। आई थिंक ये टेबल है 11.1, टेबल है 11.1 टेबल। ये नाम है कंपाउंड के, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, ये क्या है? इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -42 डिग्री सेंटीग्रेड। इस और इस कंपाउंड में अगर आप देखें क्या फर्क है? ये C2H6 है, ये 3 कार्बन हो गए, इधर 6 इधर 8, तो CH2 क्या? CH2 का इजाफा, ये यहां से भी CH2 का इजाफा, यहां से इसमें भी CH2। एक सिस्टमेटिक अंदाज में हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ दरमियान में ये चीज लगी है इसमें, ठीक। अब ये चीज एक और लगाओ, प्रोपेन के बाद हम लिखते हैं ब्यूटेन, N-ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 तरीकों से स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं। C4H क्या होगा? 8 के बाद 10, 2 और उसमें डालो। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? पहले 4 तो ये बन गए। अब अरबार हाइड्रोजन में लिखूं या ना लिखूं? मेरे साथ जगह का, ये सारे हाइड्रोजन है, इधर भी, इधर 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 इधर,
ठीक है, बाकी आप टेबल में भी देख सकते हैं। तो ये C क्या हो गया, C4H क्या हो गया 10। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन। और ब्यूटेन का जो हमारे साथ क्या है बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। इस और इस कंपाउंड में कितना फर्क है, सिर्फ एक CH2 का फर्क है। हम पढ़ रहे हैं क्या, सिमिलरिटी इन बिहेवियर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फैमिलीज है उसका और दूसरा मेंबर एक फैमिली का वो एक CH2 यूनिट से डिफर करता है। ठीक, CH2 डालो और बन गया, CH2 डालो। इस कंपाउंड को वैसे कहते हैं N ब्यूटेन, जब चेन में हो, ये ब्रांच में भी हो सकता है, तो फिर वो क्या होगा आइसो ब्यूटेन होगा। ठीक, इसी तरह हम लिख सकते हैं पेंटेन का, पेंटेन ये क्या होगा C5H12। अब अगेन 5 कार्बन को लाइन में कर दो, ये जो ऊपर नीचे बांड बनाए इन सब पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन अटैच हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। अब इस और इसमें क्या फर्क है, वही एक CH2 का फर्क है। ठीक, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इस कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। वी आर मूविंग, अब जा रहे एक सिस्टमेटिक मैनर में जा रहे एक फैमिली में। ठीक है, आपको ये बात बताना है कि कैसे सिमिलरिटी होती है, खसूसियात कैसे एक। अब देखो यहाँ पर -162 से ऊपर आ गया -89 पे, फिर -42 पे, फिर 0 डिग्री पे, फिर 36 पे। कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, एक तरतीब से बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, हमने एक प्रॉपर्टी कंसीडर की है बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम देख रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम एक और करते हैं एक्सेन। एक्सेन ये हमने याद करने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन। ठीक, अब एक्सेन में क्या होगा, एक CH2 इसमें और डालो, ये 14 हो गया। कार्बन कितने हैं 6। अब इन सारे कार्बनों पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो फिर 14 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 69 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने हैं 69। तो ये हो गया एक्सेन। अब तक कितने भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन। इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो नेक्स्ट जो मेंबर आपको इस फैमिली का मिलेगा वो क्या होगा एप्टेन। क्या एप्टेन। एप्टेन का फार्मूला क्या होगा C7H, इसको भी 2 बढ़ाओ H16। इसी तरह आपके क्या कार्बन में एक और इजाफा हो जाएगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी किताब में इसके बाद एक और भी दिया है, उसका नाम क्या है अक्टेन। क्या है अक्टेन। फार्मूला आप खुद बना सकते हैं, इसमें एक और डालो CH2, तो ये हो जाएगा C8H क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 126 है, आई थिंक 126 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक चीज आप देखें इन सब में कॉमन आपको
एक तो ये सब एन पे खत्म होते हैं, एन 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 एन, ठीक, ये एक सिमिलरिटी है। दूसरी बात क्या है, और अगला मेंबर दूसरे से किस चीज में फर्क है, उसका एक CH2 यूनिट बढ़ रहा है, यानी CH4 के बाद जब C2H6 है तो इन दोनों का फर्क क्या है, एक CH2 का है। अब इधर दरमियान में एक और CH2 लगाओ तो ये बन जाएगा, इधर एक और लगाओ तो ये बन जाएगा, एक और इधर लगाओ तो ये CH2, इधर एक CH2 लगाओ ये बन जाएगा, एंड देन ये, ठीक। और अब बॉइलिंग पॉइंट को आप देखें कैसे सिस्टमेटिक मैनर में, एक तरतीब में, ये नहीं है कि एक की 200 है, दूसरे की 400 है और अगले की फिर 100 है, नहीं नहीं। अब क्या है, सबसे लोवेस्ट जो है पहले मेंबर का 162 माइनस, फिर बढ़ गया -89, फिर बढ़ गया -42, फिर बढ़ गया 0, फिर बढ़ गया 36, फिर बढ़ गया 69, फिर बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट 98, फिर बढ़ गया 126 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस अंदाज में क्या करते हैं, ये बढ़ते हैं, एक CH2 यूनिट का फर्क है। इस चीज को, ये जो 8 नाम मैंने आपको बताया, ठीक, ये सिलसिला आगे भी चलता है एक फैमिली का, इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं, अभी यहां से ही फायदा उठाओ, ये नाम सीखो, क्या, होमोलोगस सीरीज। ये जो एक फैमिली के मेंबर जो है होमोलोगस सीरीज, जिसको उर्दू में मुमासिल सिलसिले भी कहते हैं, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल लफ्ज है। होमोलोगस सीरीज ही सही है। होमोलोगस सीरीज में हर मेंबर दूसरे मेंबर से एक CH2 का उसका फर्क होता है, ठीक है। कितना फर्क होता है, जस्ट 1 CH2 का फर्क होता है, ठीक। तो इस तरीके से एक फैमिली कंस्टिट्यूट हो जाती है, एक फैमिली बन जाती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक, और आपकी किताब के मुताबिक तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 प्रॉपर्टीज अब तक हम ये कर चुके हैं। ये 3 भी आपको करवाए, ठीक, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए किए हैं। बहरहाल हम सारे करेंगे, चाहे बुक में हो या ना हो, ताकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी एक बेस बन जाए और आप ज़्यादा आसानी से आगे जा सके, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये टेबल 11.1 में ये सारे वैल्यूज मौजूद है। ये इतने मुश्किल नहीं है, ये एक लेक्चर को आप गौर से सुनेंगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये 8 नाम तो याद करो फिलहाल, ये आपके बहुत काम आएंगे। ये जो होमोलोगस सीरीज हम पढ़ते हैं, इस तरह बहुत सारे फैमिलीज है जो इस तरह CH2 के चेंज होने से बनेंगे, ठीक। तो अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 5 के क्या है, कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब बात क्या है, ये जो अब तक बढ़ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये तो बड़े सिस्टमेटिक चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बहुत बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, उनमें ब्रांचेस होंगे, उनमें साइकिल्स बनेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। तो कंप्लेक्सिटी, फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा, यानी कंप्लेक्सिटी का मतलब ये कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्या होंगे, कंप्लेक्सिटी मींस पेचीदगी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एक
मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे। मिसाल के तौर पे ये कौन लोग हैं जिनके इतने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं? स्टार्च का आपने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट फैमिली से ताल्लुक रखता है। प्रोटीन है, ठीक। इसी तरह और बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो बायो मॉलिक्यूल्स है ना, विटामिन्स वगैरह, ठीक है। इसमें लार्ज नंबर एटम्स होंगे और इनमें फिर क्या होगा, क्या होंगे, चेन जो है, चेन की तादाद बढ़ेगी। एक चेन में सारे नहीं होंगे, चेन इंक्रीजेस, ठीक। इसी तरह जो हमारे साथ कुछ आरएनए का नाम आपने सुना होगा, आपने पढ़ा है ना, आरएनए, डीएनए, ये तो आप सुन के आ रहे हैं ना। ये जो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो ये क्या है, इनके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी छोटे मॉलिक्यूल, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो बहरहाल बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th में है। ये चीज़ें तो हम उधर पढ़ेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका भी आपको तरीका बताएंगे कि कौन से याद करने। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूलों की स्ट्रक्चर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो मतलब ये है, जब हम जनरल खसूसियात की बात करते हैं तो उसमें फिर ये भी आ जाता है कि इसमें क्या होती है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैं इधर लिखता हूं, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल में जब बहुत ज्यादा एटम्स हो और इसमें कई चेन्स हो, उसमें कई रिंग्स और साइकिल्स हो, तो यही से मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि दे आर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होते हैं। इसका मतलब ये है, ये आपकी किताब में है, ठीक। इसके बाद हम एक अहम खसूसियत पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? देखो, इससे पहले जब हम सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखते थे, या वाटर का, अमोनिया का, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बस फार्मूला हमने लिख दिया, फार्मूला यूनिट जितना है वो हमने NaCl है, NaOH है, बस स्टोरी खत्म। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखते हैं। उसके लिखने का फायदा क्या होता है, हमें पता चलता है कि हाउ द एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। एटम एक दूसरे के साथ कैसे लगे हुए हैं, किस अंदाज में लगे हुए हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की जो खसूसियात है वो एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं, एटम्स की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, ठीक। आप देखो, ग्रेफाइट का नाम आपने सुना होगा, पेंसिल के सिक्के, और आपने डायमंड का नाम भी सुना है। दोनों की केमिकल कंपोजिशन पता है क्या? कार्बन है, दोनों सिर्फ प्योर कार्बन, लेकिन एक ग्रेफाइट है, एक क्या है, डायमंड है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि दोनों में जो एटम्स की अरेंजमेंट है कि कैसे एक दूसरे के साथ लगे, वो इन दोनों को इतना बड़ा फर्क उनमें आ जाता है कि एक को डायमंड बना देता है, दूसरे को क्या बना देता है, ग्रेफाइट बना देता है। तो आइसोमेरिज्म क्या है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल फार्मूला तो बहुत जरूरी है, आपको भी पता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, वो बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो भी कंपाउंड्स हो, उनमें जो उसके जो खसूसियात होते हैं वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। अब समटाइम्स ऐसा हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड्स का एक जैसा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे? मैं कहता हूं कि
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट क्या, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल सेम, वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम इस तरह लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन भी हो जाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula are called क्या, आइसोमर्स। और इस मजहर को, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब शायद डेफिनेशन से आपको समझना आ जाए। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, अब हमारे साथ दो कंपाउंड्स हैं, इथाइल, ये एग्जाम्पल है, बल्कि इससे आसान एग्जाम्पल पहले आपको देता हूं। हमारे साथ क्या है, एन ब्यूटेन, ठीक, ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब हमने ब्यूटेन तो पढ़ा है आपको, अभी अभी मैंने मिटाया, वो टेबल में भी मौजूद है, जो 11.1 11 का जो टेबल है। ब्यूटेन का फार्मूला क्या, C4H10, इसका भी है। लेकिन इन दो कंपाउंड्स की खसूसियात में बहुत ज्यादा फर्क है। एन ब्यूटेन एक चीज है, आइसोब्यूटेन दूसरा चीज है। लेकिन देखो, जब हम फार्मूला लिखते हैं तो दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। इनके जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एन ब्यूटेन्स मीन नॉर्मल ब्यूटेन, जो सारे एक चेन में कार्बन इस तरह है, हाइड्रोजन भी लिखता हूं आपकी खातिर। ये क्या है, ये एन ब्यूटेन है। अब आइसोब्यूटेन क्या है, ये कार्बन के 3 बांड है, इधर भी इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाओ। अब हाइड्रोजन लगाओ, अब इस और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, ये इधर सीधा है ना, यहां पर सारे कार्बन एक स्टेट चेन है, नॉर्मल चेन है। यहां पर 3 कार्बन ये है, एक इधर लटक रहा है, ब्रांच बनाया हुआ है। कार्बन ने क्या किया है, कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह है, अगर मैं सिर्फ कार्बन लिखूं, और यहां पर क्या है, इस तरह है। फर्क है नहीं? तो ये ब्रांच वाले को क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनको क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अब ये कंपाउंड है, आप खुद देखें, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों के, ये इनकी क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है दोनों के। कंडेंस फार्मूला लिखूं, शायद कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है। इस कार्बन के साथ कितने, 2 है। इस कार्बन के साथ 2 है। इस कार्बन के साथ
3। अगले को देखो, इसका इस कार्बन के साथ कितने हैं? CH3। अच्छा, इसके साथ कितने हैं? एक हाइड्रोजन है। ये इधर ये CH3 इसके साथ अटैच। ये कौन सा फार्मूला है? आपको पढ़ा है कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड फार्मूला में ज्यादा आसानी से आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर में फर्क। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। ये ना समझे कि ये हमारी मर्जी, हमने ये लिखा और कभी ऐसा लिखे ब्यूटेन, कभी ऐसा लिखे, नहीं नहीं। एन ब्यूटेन अलग चीज है, आइसोब्यूटेन अलग चीज है। दे आर टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स। सो कभी इनको मिक्स नहीं करना। तो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है आपको मैंने बताया बार बार कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक, अब मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं। ये हमारे साथ है इथाइल अल्कोहल। इसका फार्मूला है C2H5OH। और ये एक और कंपाउंड है डाइमीथाइल ईथर। इसका भी इतना ही फार्मूला बनता है C2H6O। अगर आप इस तरह लिखना चाहे, दोनों का इस तरह लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये, इसका ये। अच्छा, ये तो आपको समझ आया है। मैं इसको डिलीट करता हूं। ठीक, आप नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, ये अब ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला BC2H6O, डाइमीथाइल ईथर का भी है। इन दोनों की अब हम क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है इथाइल अल्कोहल का इस तरह है। 2 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन, O के साथ H, ये H, ये H। ये इस कंपाउंड का क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका क्या बनेगा? इसका इस तरह। ठीक है, अब आप देखें ये मिक्स ना हो जाए। ऑक्सीजन दरमियान में है, एक ये कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन इस तरफ, इसके साथ। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, कंडेंस्ड फार्मूला में इस तरह, ठीक है। यहां पर क्या सूरत हाल है? इसका कंडेंस्ड फार्मूला ऐसा है, CH3, ये क्या है? CH2OH। अब आप खुद देखें, ये देखें और ये देखें, having same molecular formula but different structures या different structural formula, तो ये क्या हो गया? आइसोमर्स। तो डाइमीथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल में बहुत ज्यादा फर्क है। एक अल्कोहल फैमिली से ताल्लुक रखता है और एक ईथर फैमिली से ताल्लुक रखता है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले पे जाए तो हम यही समझेंगे कि ये तो एक कंपाउंड है। तो जब आप स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, यू विल कम टू नो कि नहीं नहीं भाई, ये एक कंपाउंड नहीं, ये 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं। तो छठे नंबर पे हमने क्या पढ़ा? आइसोमेरिज्म।
ठीक, is it clear to you people? You can write down these two examples. हमने पहले एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का बताया और अब इसका बताया। ठीक, इसके अलावा ये तो हो गई ये बातें। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल फीचर्स में हम क्या पढ़ सकते हैं, आपकी किताब में क्या दिया है, हम तो आपकी किताब वाले भी कवर कर रहे हैं, इसके अलावा और जो अहम है वो भी साथ कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब केमिस्ट्री के लैब में, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैब में रिएक्शन तो जारी व सारी रहता है। ठीक, अब इनका रेट कैसे है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन करते हैं, आपको पता है ये मोस्टली नॉन पोलर है, इनके रिएक्शन का रेट क्या है? रिलेटिवली लोअर। क्या है? रिलेटिवली स्लोअर, रिलेटिवली स्लो रिएक्शंस। ये आपके ज़हन में हो क्या है? ये स्लो रिएक्शन करते हैं। इसके मुकाबले में जब आप आयनिक रिएक्शंस देखते हैं, जिस तरह मशहूर रिएक्शन है, आप सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं, तो उससे इन दो के सोल्यूशन को हम मिक्स करें, एकदम क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है थोड़े से अरसे में, थोड़े से वक्त में। ऑन अदर हैंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या है? ये स्लो रिएक्शंस है, तो ये वक्त के साथ साथ हो जाते हैं। इनकी रेट्स क्या होती है? कम होती है। ये जब एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं, ये बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर है, लिहाजा इनके रिएक्शन जो है वो भी स्लो होते हैं। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में वीक बॉन्ड है, तो ये क्या है? लोअर MBP है। ये भी रिलेटिवली यानी मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज पिघलता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज बॉयल होता है। तो सख्त चीज की मेल्टिंग पॉइंट, लोहे की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बॉइलिंग तो फिर मेल्टिंग के बाद ही आएगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, लिहाजा इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है? कम होती है। और एक बात और जाते जाते आपको बताऊं कि इनकी जो एक्वस सॉल्यूशन है अगर बनते हैं, वैसे पानी में चूंकि ये नॉन सलूबल है, अगर नॉन पोलर है, कुछ पोलर उसके सलूबल है, बहरहाल दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्जेस इनमें बनते नहीं है इतने खास। तो आयनिक कंपाउंड्स बहुत अच्छे मोल्टन और एक्वस स्टेट में, उनमें बिजली बहुत खुशी खुशी से गुजर सकती है, लेकिन इनमें नहीं गुजरती, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज है नहीं, नॉन पोलर नेचर है, नॉन आयनिक नेचर है। ठीक, तो ये बातें हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या पढ़ा है इस लेक्चर में, लेक्चर के पहले हिस्से में और लेक्चर के दूसरे हिस्से में। हमारा आज का टॉपिक था, आज का और प्रीवियस वीडियो का दोनों का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो पार्ट 2 में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। जनरल करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ओरिजिन क्या है, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं और लेबोरेटरी में भी तैयार होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पहली बात। दूसरी बात ये है कि कंपोजिशन क्या है, कि ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन इनमें होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और एलोजेंस के फैमिली के मेंबर्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल होते रहते हैं। ठीक, फिर हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। आपको मैंने डिटेल से पहले वीडियो में बताया कि पोलर कोवेलेंट क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट क्या है, कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट लिंकेज इनके दरमियान
मौजूद है। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। फिर इसके बाद हम सोलेबिलिटी पे आए। सोलेबिलिटी में एक हमने सिंपल सा उसूल पढ़ा कि लाइक डिसोल्व लाइक, यानी पोलर चीज़ें पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर में। रिमेंबर आयनिक कंपाउंड जो है वो तो क्या है, वो चार्जेस है, उनमें पोलरिटी है, तो वो हल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। जिस तरह सोडियम क्लोराइड बआसानी पानी में हल हो जाती है, वो आयंस है और ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मोस्टली चूंकि नॉन पोलर है, जैसा ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने कैटिनेशन क्या है, कार्बन के मिलियन ऑफ द कंपाउंड्स हैं। अब जब मिलियन ऑफ द कंपाउंड क्यों इतने सारे क्यों ये बनाता है, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं है कि इनके एटम्स आपस में मिलते हैं कार्बन के, तो दैट इज़ वाई ये बहुत सारे कंपाउंड्स को वजूद देता है। इस खसूसियत को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। फिर हमने नॉन पोलर कैरेक्टर के बारे में तो पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। फिर हमने सिमिलरिटी इन बिहेवियर पढ़ा कि कैसे, फिर इसके लिए हमने एक पूरा टेबल किया 11.1 जो टेबल आपकी किताब में मौजूद है, उसमें हमने ये देखा कि बॉइलिंग पॉइंट हमने 8 एक फैमिली से 8 मेंबर लिए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, फिर क्या था, एक्सेन था, फिर एप्टेन था, फिर ऑक्टेन था ना, ये हमने लिए। हमने ये भी देखा कि उसमें से हमने दो चीज़ें देखें। एक ये था कि हर मेंबर दूसरे मेंबर से एक CH2 यूनिट से डिफर कर रहा था। ठीक, फिर उसके बाद हमने हम कहते हैं कि ये जो इस तरह फैमिली वजूद में आता है, CH2 का जो डिफरेंस होता है, इसको होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट इस फैमिली में देखी इन 8 कंपाउंड्स में, तो हमने ये ऑब्जर्व किया जो इनमें सबसे जो पहला मेंबर था उनका -162 यानी -162 था। फिर उसके बाद जो अगला मेंबर था उसका -89 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर -42 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर उसके बाद 36 डिग्री, फिर 69 डिग्री था, फिर 98 था, फिर 126 डिग्री तक पहुंचा। तो ये सारे बॉइलिंग पॉइंट्स एक ख़ास सिस्टमेटिक मैनर में बढ़ रहे थे CH2 के इजाफे के बाद। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब फैमिलीज हम पढ़ेंगे तो उनके खसूसियात में एक सिस्टमेटिक मैनर में तब्दीली आता है, तो बड़ी हद तक इनमें क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें बहुत सारे चेन होते हैं स्ट्रक्चर में। जिस तरह हमारे साथ स्टार्च है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हम बायोकेमिस्ट्री में यानी बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उधर हम पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी इनमें हैं। फिर हमने आइसोमेरिज्म का फेनोमेना पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक जैसा होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स की खसूसियात जो है वो स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करते हैं। तो फिर हमने एग्जांपल आपको बताया, 2 एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए, एक N-ब्यूटेन का, एक आइसोब्यूटेन का। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा था, लेकिन जब हमने इनका स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला लिखा तो हमने ये देखा कि उनमें फ़र्क था, लिहाजा इनके खसूसियात भी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की, इथाइल अल्कोहल और डाइमीथाइल ईथर की। तो उसमें भी हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे था लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या थे, डिफरेंट थे। इसी तरह फिर हमने बात की थी रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन चूंकि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, तो लिहाजा इनमें आयंस इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होते हैं, ना इतनी आसानी से इनकी डिसोसिएशन हो जाती है, लिहाजा ये रिएक्शंस क्या होते हैं, ये रिलेटिवली स्लो होते हैं। फिर हमने ये भी बात की थी कि चूंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है, आयनिक नहीं, आयनिक तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स उनके बन जाते हैं बड़े मजबूत, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो आयनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोवेलेंट उनके मुकाबले में सॉफ्ट और नरम होते हैं, लिक्विड की सूरत में भी होते हैं, गैस की सूरत में भी होते हैं और सॉलिड्स भी होते हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रिलेटिवली बहुत कम होते हैं।
ठीक, तो ये था हमारा एक ओवरऑल लेक्चर। हमने 2 लेक्चर में इसको कवर किया ना, जनरल पिक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे फिर आपके साथ अपना किताब भी होगा, जहाँ से आप समझना आ जाए, फिर आप इसको रिपीट कर दें, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे। मैंने इस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा बातें इसलिए ऐड की ताकि आपकी एक बेस बन जाए, क्योंकि एट दिस स्टेज वी आर द बिगिनर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर, दूसरे, तीसरे टॉपिक में हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।